मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया है एसएससी की ओर से कि जो सीएचएसएल का पेपर अप्रैल मार्च में हो रहा था, 19-20 को शायद हुआ था। उसके बाद पेपर रुक गए थे लॉकडाउन की वजह से। वो पेपर अगस्त में शायद होने वाले हैं, ऐसी कुछ सूचना है। तो कई बच्चों ने मुझसे ये बात कही कि सर इधर बीच जो समय बचा हुआ है उसमें सीएचएसएल के प्रीवियस पेपर ही क्यों ना करा दिए जाएं डिस्कशन में। और हम लोगों ने भी, हमारी टीम ने भी बैठकर यही सोचा और सब लोगों की यही राय है कि अब सीएचएसएल के पेपर डिस्कस करा दिए जाएं। अगर डेली नहीं तो एटलीस्ट सप्ताह में 2 दिन। तो फिलहाल ठीक है, आप लोग बताइएगा आप डेली चाहते हैं या सप्ताह में 2 दिन 3 दिन, जैसा भी आप लोगों की राय होगी वैसे कर दिया जाएगा। तो ये एक पेपर आपको आज भेज रहे हैं। इसमें है ये सीएचएसएल का पेपर है, 2018 की भर्ती थी जिसका पेपर जुलाई 2019 में हुआ था। भर्ती 2018 की है, एग्ज़ाम 2018 का है, पेपर हुआ था जुलाई 2019 में। तो ये आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर है। इसी के 25 क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं। इसके करीब 15-16 पेपर हैं मेरे पास। तो ये पेपर मैं आपको कराता रहूँगा एक एक करके, चाहे रेगुलर बेसिस पे या फिर 2 दिन में 3 दिन में, ऐसे सप्ताह में मिलते रहेंगे। फिलहाल इधर बीच हम लोगों का मेन फोकस होगा ये प्रीवियस पेपर सॉल्व करना। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया हुआ है उसका आपको अप्रोप्रिएट एंटोनियम चुनना है। तो एंटोनियम के लिए आपको वर्ड कौन सा दिया हुआ है? वर्ड दिया हुआ है मेजर। मेजर का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही थोड़ा। ठीक है, बहुत बड़ी थोड़ी सी मात्रा में कोई चीज़, ये क्या है? मात्रा है। अत्यंत कम, बहुत मतलब ना के बराबर, लगभग। तो मेजर का मतलब हो गया लगभग ना के बराबर। और हो सकता है स्कांट या स्कार्सिटी हो सकता है, या लिटिल भी कह सकते हो, मतलब बहुत कम मात्रा में। तो अब इसका देखिए, प्लेंटीफुल का मतलब पर्याप्त मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में। स्कार्स का मतलब अभाव, कमी। कॉमन तो हो गया, यहाँ लगने का कोई मतलब नहीं है। माइनर का मतलब हो गया उम्र में छोटा, तो माइनर उम्र में छोटा हो गया। कॉमन जो सब लोगों में पाया जाए वो कॉमन हो गया। तो ये दोनों कॉमन, ये कॉमन और ये माइनर, ये मात्रा ही नहीं है। तो इसमें मात्रा कौन कौन? ये है, ये है, ये है, ये तीनों मात्रा के लिए। स्कार्स बहुत कम मात्रा हो गया, ये इसका साइनोनियम हो जाएगा। और ये जो प्लेंटीफुल है और मेजर है, ये कम हो गया, ये ज़्यादा मात्रा हो गया। मतलब ये इतना है तो ये इतना है, तो यही इसका अपोजिट होगा। मतलब मेजर का अपोजिट कौन सा हो गया? प्लेंटीफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड। इसके लिए आप एक शब्द में एक शब्द चुनिए। जैसे हिंदी में भी आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वैसे अंग्रेजी में भी है। तो विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे नहीं सुना जा सकता। तो जो सुनने लायक नहीं है उसे क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं। इनकरेजिबल का मतलब जिसे सुधारा नहीं सकता। इनऑडिबल का मतलब जिसे सुना नहीं जा सकता। इनविजिबल जिसे देखा नहीं जा सकता, अदृश्य। इनक्रेडिबल का मतलब जिस पर यकीन ना हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे नेगेटिव हैं, लेकिन इन सब की मीनिंग अलग अलग है। तो आपको जिसे सुना नहीं जा सकता वो वर्ड कौन सा नज़र आया? इनऑडिबल। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फिल इन द ब्लैक्स अप्रोप्रिएट वर्ड। चलिए तो इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है, सी केप्ट हर क्लॉथ्स नीटली अरेंज्ड इन। तो यहाँ देखिए, केप्ट हर क्लॉथ्स, कपड़े अरेंज करके रखे जाएंगे। कहाँ, किस जगह रखे जाएंगे कपड़े अरेंज करके? तो कपड़े जहाँ टांगते हैं उसे क्या कहते हैं? वार्डरोब कहते हैं। गोडाउन क्या होता है? जहाँ भंडार किया जाता है। वेयर हाउस क्या होता है? जहाँ सामान, दुकान वाले जहाँ अपना सामान रखते हैं वो वेयर हाउस होता है, गोडाउन भी कहते हैं। लार्डर का मतलब क्या होता है? अनाज का गोदाम। तो ये तीनों क्या हैं? गोदाम हैं। ठीक है, ये अनाज का गोदाम हुआ, ये वेयर हाउस सामान का गोदाम हुआ, गोडाउन जो स्टेशन वगैरह पर या दुकान वगैरह वाले जहाँ रखते हैं वहाँ होता है। तो कपड़े नीटली तहा के रखने की जगह क्या होती है? वार्डरोब होती है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। देखिए कौन सा वर्ड गलत स्पेलिंग है। एफ्लुएंस की स्पेलिंग सही है, अटेंडेंस की स्पेलिंग सही है,
एफिलिएट की स्पेलिंग गलत है, अलायंस की सही है। तो एफिलिएट की जो स्पेलिंग है वो एक्चुअली होना क्या चाहिए, ये होगा AFFI। एल जो लिखा था उसके बाद यहाँ ATE लिखा है, LIATE होना चाहिए था। तो ये जो एल के बाद आई लगा है वो क्वेश्चन में नहीं लगा था, इसलिए यही सी वाला आपका ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर पूछा है इन्होंने। चलिए हम सेंटेंस पढ़ते हैं कहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है। द नंबर ऑफ विजिटर्स, देखिए जब द नंबर ऑफ लगा होता है तो वर्ब सिंगुलर लगाई जाती है, जब अ नंबर ऑफ लिखा होता है तो वर्ब प्लूरल लगाई जाती है। एट द फेयर, तो मेले में जो विजिटर्स की संख्या है, ये लिखा है वर, तो वर किसके लिए लगा है बच्चा, द नंबर ऑफ के। द नंबर ऑफ के लिए मैंने अभी कहा था कि वर्ब क्या लगाई जाती है, सिंगुलर लगाई जाती है। यहाँ क्या होना चाहिए था, वाज। और अगर यहाँ पे द की जगह पर आ लिखा होता तब ये प्लूरल सही हो जाता। मतलब अगर द नंबर ऑफ लिखा होगा तो सिंगुलर वर्ब होगी और अ नंबर ऑफ लिखा होगा तो प्लूरल वर्ब होगी। और लिखा है द नंबर ऑफ, यहाँ होनी चाहिए सिंगुलर वर्ब। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, तो बताइए। ये हो गया ये तीसरा वाला जिसमें यहाँ वर लगा हुआ है, ये गलत है, तो आंसर क्या होगा, थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर आया 6 में साइनोनियम पूछा है, और साइनोनियम के लिए वर्ड क्या दिया हुआ है, सेन। सेन का मतलब क्या होता है, समझदार और जिसकी बुद्धि ठीक ठाक हो, तो वो होता है सेन। इसका अपोजिट हो जाता है इनसेन। इनसेन का मतलब क्या होता है, पागल, जिसका दिमाग सनक गया हो। तो सेन का मतलब होता है जिसकी बुद्धि ठीक ठाक हो। तो फूलिश का मतलब मूर्ख हो गया, क्रेजी का मतलब सनकी हो जाएगा, सेंसिबल समझदार हो जाएगा, और सेंसिटिव नाजुक हो जाता है। तो सेंसिटिव लोग कौन होते हैं, वो बड़े नाजुक मिजाज होते हैं, और सेंसिबल कौन होते हैं, बड़े समझदार लोग होते हैं। तो ये सेन का यही अपोजिट वर्ड है। अपोजिट ही पूछा है ना, हाँ। तो सेन का, सॉरी अपोजिट नहीं, अपोजिट तो इनसेन हो जाता, सॉरी। सेन का मतलब बुद्धिमान होगा, तो यही इसका साइनोनियम होगा, सेंसिबल। अपोजिट तो फिर बेवकूफ़ हो जाता। अगर अपोजिट पूछा गया होता है इसका, तो अपोजिट कौन होता, ये अपोजिट, और साइनोनियम कौन होगा, ये होगा। तो पूछा साइनोनियम है, इसलिए आंसर क्या होगा, सी। अब अक्सर देखिएगा ऐसे में जब एंटोनियम पूछते हैं तो एक साइनोनियम भी दे देते हैं, और जब साइनोनियम पूछते हैं तो एक एंटोनियम भी दे देते हैं। और एक चीज़ और देखिएगा कि गलत वाला ज़्यादा पास में होगा। जब आप सेन को पढ़ेंगे तो सबसे पहला झटका कहाँ मिलेगा, फूलिश। अगर दिमाग में एक सेकंड के लिए भी चूक हो गई, जैसे अभी हमसे हुई थी, एक सेकंड के लिए भी अगर सोचा कि अपोजिट है, तो आप फूलिश लगा के चले आएंगे। तो ऐसे धोखे हो सकते हैं, आप ज़रा बच के रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है अरेंजमेंट करने के लिए दिया हुआ है। तो अरेंजमेंट करने के लिए दिया हुआ, तो इसे हमें ज़रा अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लेटर शायद बड़े हो गए हैं, चारों सारे एक बार में आ नहीं रहे हैं। लिखा है कि चिल्ड्रेन आर मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड, बच्चे जो होते हैं बहुत बुरी तरह प्रभावित होते हैं। बी में लिखा है कि देयर आई साइट, ये देयर किसके लिए लगा है, बताइए। ये देयर आई साइट किसके लिए लगा है, चिल्ड्रन के लिए लगा है, मतलब बी किसी भी कीमत पर ए के बाद आएगा। देयर आई साइट गोज वीक, उनकी आंखें खराब हो जाती हैं उनके बचपन से ही। सी में लिखा है या वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है, कंटिन्यूसली इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द आइज, मतलब लगातार टीवी देखना आंखों के लिए बहुत नुकसान करता है। तो सी से सेंटेंस शुरू करेंगे, बाद में ए आ जाएगा, ए के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अभी तो फिलहाल ये क्रम लग रहा है कि सबसे पहले, अभी डी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो बिना डी को पढ़े हो रहा है, पहले सी होगा। टीवी देखना आंखों के लिए नुकसानदायक है। अब बताएंगे किसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, बच्चों को होता है। उसके बाद कहा जाए उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो अभी क्या लग रहा है, सी ए बी। अब देख लेते हैं डी कहाँ लगेगा। डी में लिखा हुआ है कि दिस डिसएबिलिटेटिंग इफेक्ट, इफेक्ट कहाँ लिखा हुआ था, आप एक सेकंड के लिए सोच कर देखिए इफेक्ट कहाँ लिखा हुआ था। देखिए इफेक्ट लिखा हुआ है एडवर्सली अफेक्टेड, यहाँ लिखा है एडवर्सली अफेक्टेड, और डी में लिखा हुआ है इफेक्ट। तो डी वाला कहाँ लगाया, अच्छा दूसरी बात, इफेक्ट के पहले क्या लगा है, दिस। तो जब दिस इफेक्ट लिखा हुआ है डी में, तो दिस इफेक्ट कहाँ से लिखेंगे, यही ए वाला जो एडवर्सली इफेक्ट है, इसी के बाद आएगा वो दिस इफेक्ट, यानी कि डी आना चाहिए ए के बाद। तो जब डी आना चाहिए ए के बाद, तो अभी हम लोगों को क्या मिला था, सी मिला था, ठीक है ना, सी मिला था। तो सी के बाद
ये शुरुआत होगी। टीवी लगातार देखना खतरनाक है। तो सी के बाद हमें क्या लगाना था, बच्चे से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ए लगा दिया था। सी के बाद ए हो जाएगा। फिर क्या लगा देते हैं, बी लगा देते हैं, क्योंकि ए के बाद बी आना बहुत ज़रूरी है। आगे लिखा है कि उनकी आंखें बचपन से ख़राब हो जाती हैं। हाँ तो ठीक है, ये जो बचपन से आंखें ख़राब हो जाती हैं इसके बाद भी तो डी लगा सकते हैं, ये एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, सी ए के बाद बी और डी। देखें ऑप्शन कौन सा होता है, सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी, कौन सा ऑप्शन है, ये है सी ए बी डी। ठीक है, तो चलिए 7 क्वेश्चन हो गए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 8 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो सारे एक बार में ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे। चलिए पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। लिखा है सी सेड, सी ने कहा। उस पर लिखा है दीपक स्लिप्ड, स्लिप्ड क्या वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है। व्हेन ही वाज ट्राइंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो ये यहाँ लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट परफेक्ट में बदलना चाहिए, और ही वाज ट्राइंग का ही हैड बीन ट्राइंग में। लेकिन याद रखिएगा जब दोनों बदलेंगे तभी बदल पाएगा, अगर दोनों नहीं बदलेंगे तो एक नहीं बदलेगा, या तो दोनों नहीं बदलेंगे या तो दोनों बदलेंगे। ठीक है, तो इस बात पर हमें ध्यान देना है। तो पहला ऑप्शन देखा है कि सी सेड दीपक वाज स्लीपिंग व्हेन ही वाज ट्राइंग। भैया दोनों कंटिन्यूअस नहीं होते, दीपक वाज स्लीपिंग ये कंटिन्यूअस टेंस में, ये स्लिप्ड लिखा है पास्ट इंडेफिनिट है, ये बदलता तो पास्ट परफेक्ट में बदलता, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म बदल के पास्ट कंटिन्यूअस फिलहाल कभी नहीं होगी। तो हमारा पहला ऑप्शन तो हर हाल में गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन देखिए लिखा हुआ यहाँ हैज स्लिप्ड, तो दीपक हैज स्लिप्ड, ये सेड पास्ट में है और ये हैज स्लिप्ड प्रेजेंट में कैसे हो सकता है, दूसरा बिल्कुल गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है तीसरा और चौथा, देखते हैं तीसरा चौथा क्या है। सी सेड दीपक स्लिप्ड, यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया गया। व्हेन ही वाज ट्राइंग टू स्टेक, मतलब इस वाले सेंटेंस में नो चेंज किया है, कोई चेंज ही नहीं किया। एक ऑप्शन देखते हैं डी वाला, यहाँ लिखा सी सेड दैट दीपक हैड स्लिप्ड, ये वाला तो ठीक इन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन वाज ट्राइंग टू स्केट जो लिखा है, अगर वाज ट्राइंग टू स्केट को नहीं चेंज करेंगे तो हैड स्लिप्ड भी नहीं चेंज होगा। मैंने कहा था या तो दोनों बदलेंगे या तो दोनों नहीं बदलेंगे। या तो ये होना चाहिए था हैड स्लिप्ड और यहाँ लिखा होता हैड बीन ट्राइंग, तब तो ये हो सकता था, नहीं तो हैड स्लिप्ड जो है वो ट्राई करने के पहले की बात हो जाएगी, जबकि वो सरका कब था, स्लिप कब किया था, जब वो स्केट की ट्राई कर रहा था तभी। अगर हम यहाँ हैड स्लिप्ड कर देंगे तो ट्राई करने के पहले ही सर गया, तो फिर ये मीनिंग गलत हो जाएगी। इसलिए या तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट में रहने दो, या तो पास्ट इसको पास्ट परफेक्ट और इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलिए। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम कौन सा ऑप्शन लेते हैं, कोई चेंज नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में फिर खाली जगह भरनी है। खाली जगह भरने के लिए हमें वर्ड क्या देना होगा, चलिए चारों ऑप्शन आ गए। ओल्ड मैन लॉस्ट हिज मेमोरी, बूढ़े आदमी की मेमोरी लॉस हो चुकी है, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम, तो जिसकी मेमोरी लॉस हो जाती है उस बीमारी का नाम क्या है। तो ये तो खाली जगह भरने के लिए फालतू में पूछ लिए ना, वन वर्ड ही पूछ लिए होते, इससे अच्छा क्वेश्चन वन वर्ड का है, बना दिए फिलर में। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है देखते हैं। तो लॉस ऑफ मेमोरी को क्या कहा जाता है, एकेसिया मैंने बबूल, आप लोग जानते होंगे बबूल क्या होता है, बबूल एक पौधा होता है। एनेस्थीसिया क्या होता है, एनेस्थीसिया जब किसी का ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो बेहोश करने की दवा है, ये दोनों नहीं होंगे। एमनेसिया यही है स्मृति लोप, एमनेसिया क्या होता है, स्मृति लोप, और एम्ब्रोसिया अमृत है, ठीक है ना। तो भैया ये तो अमृत है, ये होगा नहीं। एनेस्थीसिया बेहोश करने के इंजेक्शन है, एकेसिया बबूल का पेड़ होता है, एमनेसिया होता है स्मृति लोप, लॉस ऑफ मेमोरी, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, तीसरा वाला, सी वाला, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, और 10वें में हमें देखना है एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। गिवन इडियम आपका दिया हुआ है ग्रीन थंब, जिसका अंगूठा हरा हो। तो अगर अंगूठा हरा होगा तो हरा अंगूठा का मतलब होगा कि आदमी वो खेती बाड़ी करने में बहुत एक्सपर्ट होगा। तो हरे अंगूठे वाला खेती बाड़ी में एक्सपर्ट होगा, तो फिर टैलेंट इन पेंटिंग तो होगा नहीं, टैलेंट इन गार्डनिंग होगा। नीचे है एनवियस और एंग्री, ये नहीं होंगे, फिर आपका हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है पैसिव वॉइस बनानी है। पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्या दिया है, जरा ये देख लेते हैं। हाउ मच क्वेश्चन है, हाउ मन मंथली रेंट, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, और ये लिखा डिड।
और डिड जब आप बदलेंगे तो डिड के बदले क्या पाएंगे, आपको याद है ना, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिड जब बदलता है तो क्या पाते हैं, वाज वर्ग के साथ वर्ग की थर्ड फॉर्म। तो पहले हम वाज वर्ग के साथ वर्ग की थर्ड फॉर्म ढूंढेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम यही होगा, वाज वर्ग के साथ वर्ग की थर्ड फॉर्म ढूंढना। तो ये देखिए वाज के साथ बीइंग लगा हुआ है, बीइंग नहीं होगा, हमें वाज के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए थी। और दूसरा लिखा है हाउ मच मंथली रेंट, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, वाज पेड, ये हमारा ऑप्शन होगा। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में लिखा इज बीइंग, तो डिड के बदले में इज नहीं लगा सकते हैं। अभी तक का हमारा ऑप्शन 2 है। अगर चौथे में और कोई बेहतर ऑप्शन नहीं मिला तो चौथा ऑप्शन देखिए इज पेड है, तीसरा ऑप्शन इज बीइंग पेड है। तो तीसरे चौथे की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, पहला भी नहीं हुआ था, फिर हमारा ऑप्शन क्या होगा, दूसरा होगा, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अगर कोई सब्सटीट्यूट लगाने की ज़रूरत नहीं है तो नो सब्सटीट्यूशन। मतलब यह सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, तो हम सेंटेंस को ज़रा कायदे से पढ़ते हैं। दोज, ध्यान दीजिएगा, हु हैव नॉट रिसीव्ड द इन्विटेशन, ये हैव किसके लिए लगा, प्लूरल, ये दोज क्या है, प्लूरल। तो ही शुड लीव, ही शुड लीव किसके लिए लगा, कह रहे हैं कि वो लोग जिन्हें इन्विटेशन नहीं दिया है वो चले जाएं। तो ये ही किसके लिए लगाया गया है, दीज लगाया, ये लगाया गया है ही दोज के लिए, जिसके लिए लगी है हैव। तो इसका मतलब सारे के सारे लोग क्या हैं, प्लूरल हैं। कहानी क्या चल रही है, प्लूरल, यानी कि इस ही की जगह पर दे होना चाहिए। तो ये देखिए दे शुड लीव, पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया, ठीक है ना। तो इसका इम्प्रूवमेंट क्या होगा, पहला होगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम बढ़ाते हैं और हमारा कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। कॉम्प्रिहेंशन में दिया हुआ है शायद फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है। क्लोज टेस्ट पढ़ना पड़ेगा भरने के पहले, और आपको दिमाग में रखना पड़ेगा भाई, यहाँ हम बार बार स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो चलो क्वेश्चन लिखा हुआ है अगाथा क्रिस्टी इज़ वेल नोन राइटर। ये अगाथा क्रिस्टी एक बहुत बड़ी राइटर है, उपन्यास लिखती हैं, राइटर ऑफ मिस्ट्री बुक्स। कैसे उपन्यास लिखती हैं, मिस्ट्री बुक्स मतलब रहस्यमय, थोड़ी जासूसी टाइप की किताबें लिखती हैं। द डैश इन ईच ऑफ हर स्टोरीज, उनकी कहानियों का जो डैश चीज़ होती है। तो कहानियों में क्या क्या चीज़ें होती हैं बताइए, प्लॉट होता है, कथानक, थीम होता है, उद्देश्य, कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उनकी जो स्टोरीज की डैश चीज़ होती है इन्वॉल्व्स एवरीडे कैरेक्टर्स, उसमें एवरीडे कैरेक्टर होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा कथानक। उनकी कहानियों के जो कथानक होते हैं उसमें डे टू डे लाइफ के कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन मतलब आम आदमी के जीवन से होते हैं। तो यहाँ हमें कथानक के लिए कोई वर्ड यूज करना पड़ेगा। अगला है टू में दिया हुआ है डैश वी कैन रिलेट टू, मतलब ऐसे लोग होते हैं। देखिए यहाँ से लिखा है इन ईच ऑफ हर स्टोरीज इन्वॉल्व्स एवरीडे कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के बाद लिखा है, यहाँ खाली जगह दी है, उसके बाद लिखा है जिन्हें हम रिलेट कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ से। तो यहाँ क्या लगाना है हमें, जिन्हें, और जिन्हें के लिए हमें क्या लगाना होगा, हु लगा सकते हैं। अच्छा आदमी है इसलिए विच तो लगा नहीं सकते हैं, हु, हुम, सॉरी होम, ये भी सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, तो यहाँ क्या लगाना चाहिए था, होम। अब अगर होम ना मिले, हु होगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट है, होम हो सकता है, विच हो नहीं सकता क्योंकि आदमी है, या फिर होम होगा या तो फिर दैट होगा। यही दो ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं, किसके लिए, दूसरे के लिए। तीसरा है दिस मेक्स हर स्टोरीज मोर डैश, इससे उनकी कहानियाँ ज़्यादा क्या हो जाती हैं, मोर डैश हो जाती हैं। अगर किसी कहानी के पात्र ऐसे हों जो ये देखने में लगता हो कि वो हमारे बीच के हैं, हर आदमी को लगेगा कि हमारे जैसा, आपको लगेगा हमारे जैसा, मुझे भी लगेगा हमारे जैसा। तो जब पात्र आपको अपने जैसे लगने लगे या हमें लगे कि हमारे घर की कहानी है, हमारे समाज की कहानी है, तो उस कथानक को हम क्या कहते हैं, यथार्थ, ये रियलिस्टिक, ठीक है, मतलब आदर्शवादी नहीं है, काल्पनिक या आइडियल नहीं है। वो कहानी के पात्र कौन है, यथार्थ हैं, वास्तविक जगत से लिए गए हैं, तो उन पात्रों को रियलिस्टिक कहा जाता है। तो यहाँ पे वर्ड क्या आना चाहिए, रियलिस्टिक से मिलता जुलता कोई वर्ड आएगा। चौथे नंबर में देखें बिकॉज व्हाट एवर शी राइट्स अबाउट, क्योंकि वो जो भी लिखती हैं, कैन हैपन डैश अस, एनी ऑफ अस। तो हैपन के बाद जो फिक्स वर्ड होता है वो क्या होता है, टू, हैपन टू अस,
जैसे अब कहते हैं व्हाट हैपन टू यू, तो व्हाट हैपन टू यू, तो आप याद रखिए कि हैपन के बाद क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। आगे लिखा है व्हाट मेक्स हर स्टोरीज मोर इंटरेस्टिंग, जो चीज़ उनकी स्टोरी को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है वो चीज़ है, क्या चीज़ है, तो यहाँ है के लिए क्या लगेंगे हम, इज लगा लेंगे। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहले में हमें फिलर के लिए लिखा था क्या, उनकी उपन्यासों के डैश चीज़, अब उनके उपन्यासों की स्टाइल या एंडिंग या टाइटल, तो स्टाइल एंडिंग टाइटल की बात नहीं कही जा रही, कह रहे हैं उनके उपन्यासों की कहानियाँ, तो कहानियों के लिए क्या लगाएंगे हम, प्लॉट। और दूसरा ऑप्शन क्या था, कहा गया था कि वो कैरेक्टर्स जो, तो वो कैरेक्टर्स जो वर्ड आ रहा था ना, वो कैरेक्टर्स जो के लिए हम क्या कह रहे थे यहाँ पर, या तो whom लगेगा या तो that लगेगा, which लगा नहीं सकते क्योंकि आदमियों के लिए है, और who नहीं लगा सकते क्योंकि आगे लिखा था we, तो सब्जेक्ट है तो who नहीं लगा सकते, मतलब इसमें चारों ऑप्शन में whom दिया नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, that लगाएंगे, क्योंकि हमें रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत है, दोज दीज या हुज की नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, और 15 में पूछा क्या है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा ठीक है, 15 में क्या पूछा था कि जब पात्र हमारे बीच के होते हैं तो वो कैसे लगते हैं आपको। सरकास्टिक मतलब होता है व्यंग्यात्मक, आर्टिस्टिक मतलब क्या होता है कलात्मक, और एक्जोटिक का मतलब होता है बाहरी। तो जब पात्र हमारे बीच के होंगे तो कैसे लगेंगे, रियलिस्टिक लगेंगे, यथार्थ लगेंगे, काल्पनिक नहीं लगेंगे। ठीक है, तो रियलिस्टिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन क्या था, यही वाला ऑप्शन है, याद करिए, लिखा था हैपन टू। ठीक है ना, हैपन डैश अस ऐसे लिखा था, तो मैंने कहा था हैपन के साथ क्या लगाया जाता है, टू, तो ये हैपन के साथ आना चाहिए टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है कि, अच्छा हाँ, खाली जगह भरने के लिए कि ये लिखा हुआ था जो कहानियाँ बहुत जो चीज़ उनकी कहानियों को इंटरेस्टिंग बनाती है वो है, तो वो है पूरी कहानी किस में जा रही थी, पास्ट में जा रही, सॉरी प्रेजेंट में जा रही थी, प्रेजेंट में जा रही है तो वाज वर्ब का कोई मतलब ही नहीं है। बचा इज आर का, तो इन्होंने कहा जो चीज़ उनकी कहानियों को इंटरेस्टिंग बनाती है, तो वो जो चीज़ है वो आर में नहीं हो सकती, प्लूरल नहीं हो सकती, क्या होगी, सिंगुलर में है, क्योंकि आगे लिखा था द थिंग व्हाट मेक्स, सिंगुलर में लिखा था ना, इसलिए इज लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, फिर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो हम पहले ABCD हमारे सामने है, ठीक है, इसको अरेंज करना आसान है। तो 18 नंबर का अरेंजमेंट पहले पढ़ते हैं। लिखा है दे हैव नो माइंड, तो देखिए जब शुरू में दे लग जाता है तो ये स्टार्टिंग नहीं कर सकता। दे हैव नो माइंड ऑफ देयर ओन, किसकी बात कर रहे हैं अभी नहीं पता। फिर लिखा इट इज़ मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक लाइक ह्यूमन, ये जो देख किसके लिए लगा है, इन्हीं के लिए लगा है, कंप्यूटर्स के लिए। मतलब किसी भी सूरत में ए जो है वो बी के बाद लगेगा। तीसरे में लिखा हाउ एवर दे मेक, फिर देखिए दे लिखा हाउ एवर दे मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू एक्यूमुलेट थाट्स। पहले ये पॉजिटिव बात हो गई, और ये बात क्या थी, निगेटिव कंप्यूटर के लिए। इन्होंने कहा कंप्यूटर ये नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर आदमी की तरह सोच नहीं सकते, बी में कहा, और ए में कहा क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं होता। तो हम बी के बाद ए लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि बी में एक सिद्धांत दिया है और ए में उसका कारण दिया है। हर हाल में हमें बी के बाद ए लगाना है, बशर्ते कि कोई और चीज़ इसमें बीच में ना आ जाए तो। और जो सी वाला क्वेश्चन है, हालांकि वो इसको पॉसिबल कर सकते हैं, तो ये तो संभावना फ्यूचर के लिए जा रही है ना, तो ये पहले हम ये कहेंगे कि वो ऐसा नहीं कर सकते, और संभावना की बात करेंगे तो ये फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। मतलब बी ए के बाद हमारा क्या लगेगा, सी। अब देख लेते हैं डी कहाँ आ रहा है। आगे दे लिखा है दे कैन नॉट डू सो, वो ऐसा नहीं कर सकते। कैसा नहीं कर सकते हैं, ये तो बी का जवाब हुआ ना। बी का है या बी का जवाब है। बी में कहा जा रहा है कि इट इज़ मिसलीडिंग, ये बहुत ही गुमराह करने वाली बात है ये सोचना कि कंप्यूटर्स कैन थिंक लाइक ह्यूमन, कंप्यूटर आदमी की तरह सोच सकते हैं, ये सोचना गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि दे कैन नॉट डू सो, ये ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, ये 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं होता। नंबर 3, उसके बाद ये आ गया नंबर 4 पर कि इस बात की संभावना है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, पहले होगा बी,
बी के बाद होगा डी, डी के बाद होगा ए और ए के बाद क्या होगा सी। बी डी ए सी का ऑप्शन ढूंढिए। बी डी एस सी कहाँ है? बी डी एस सी है ए में है, ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 19 दिया है सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। एंटोनियम किसका चुनना है? अर्बन का। अर्बन का मतलब होता है शहरी, नगर में रहने वाला। शहरी और नगर में रहने वाले का अपोजिट क्या होगा? देखिए कैजुअल का मतलब क्या होता है? कैजुअल, अरे कैजुअल का मतलब वही रोज़मर्रा वाला। एलियन का मतलब क्या होता है? अपरिचित, अनजान, अजनबी, परदेसी या विदेशी। मॉडर्न का मतलब आधुनिक। रूरल का मतलब क्या होता है? ग्रामीण। तो ये अर्बन क्या हो गया? नगरीय, और ये रूरल हो गया ग्रामीण, तो यही इनका एंटोनियम होगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 में क्या कहा है इन्होंने करने को? इन्होंने कहा एरर पता लगाने को। तो ठीक है, सेंटेंस हम लोग ऊपर कर लेते हैं। हमारे चारों ऑप्शन भी सामने आ गए हैं। तो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है द सोल्जर्स हैड नो चॉइस। द सोल्जर्स हैड नो चॉइस, सैनिकों के पास कोई उपाय नहीं बचा। व्हेन टू ओबे द कमांडर, मतलब क्या हुआ? तो कमांडर की बात मानने के सिवा उनके पास कोई ऑप्शन, कोई चॉइस नहीं था। तो हमेशा याद रखिएगा जब नो चॉइस लिखा होता है तो नो चॉइस के बाद हमेशा क्या लगाया जाता है? बट, या क्या लगाया जाता है? एल्स, या फिर क्या लगाया जाता है? अदर देन। नो चॉइस, अब एक बार फिर से देखिए, नो चॉइस, नो ऑप्शन, नो अल्टरनेटिव, इसके साथ व्हेन नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बट लगाते हैं। चलिए देख लीजिए कहाँ पर एरर हो गया। इसमें एरर है। कहाँ है? नो चॉइस व्हेन, ये लिखा है व्हेन वाला ऑप्शन, यही वाला गलत हुआ। तो यही आपका आंसर होगा सी, क्योंकि एरर में जो गलत है वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। एक मुहावरा दिया है, उसकी मीनिंग बतानी है। मुहावरा है हेड इन द हेड इन द क्लाउड्स। अगर आज का आपका जो हेड है वो क्लाउड्स में, आसमान पे हो, बादलों में हो, तो इसका मतलब आप दिन में सपने देख रहे हैं। तो दिन में सपने देख रहे का ऑप्शन क्या होगा? ए, ठीक है ना। अब ये वेरी टाल और गिड्डी, फील गिड्डी का मतलब क्या होता है? चक्कर आ रहे हैं। और वेरी लेजी का मतलब आलसी हैं। इनमें से ये कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा हो सकता है? वही, दिन में सपने देखना। तो हेड इन द क्लाउड्स का मतलब दिन में सपने देखना, डे ड्रीम। आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर। पूछा क्या है? सेनोनियम, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है आपको, ये क्वेश्चन है सेनोनियम। सेनोनियम किसका पूछ रहे हैं भाई? पूछ रहे हैं कैंडिड का। कैंडिड का मतलब क्या होता है? कैंडी खाने वाले लोग क्या होते हैं? फ्रैंक होते हैं। तो कैंडी खाने वाले फ्रैंक होते हैं, तो कैंडिड का मतलब क्या रखेंगे आप? अरे मैं कोई थ्योरी नहीं बता रहा हूँ कैंडिड माने फ्रैंक, कैंडी खाने वाले फ्रैंक। ये तो कैंडिड वर्ड याद दिला रहे थे ना, तो कैंडिड कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखो ना, कैंडी खाने वाले फ्रैंक होते हैं। तो कैंडिड माने फ्रैंक, या ऐसे याद करा रहे थे भाई, कोई थ्योरी नहीं है। तो कैंडिड का मतलब फ्रैंक। पूछा क्या था? साइनोनियम। हमारा ऑप्शन ये हुआ। क्रूएल का मतलब निर्दयी, क्रूर हो गया। स्वीट का मतलब आप जानते हैं मीठा मिठास होता है। और एरोगेंट मतलब क्या होता है? घमंडी, अहंकारी। क्वेश्चन नंबर 23 मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट इफ नो मतलब जो अंडरलाइन किया गया है उसको सब्सटीट्यूट कर सकता है क्या कोई? अब अगर वो गलत हुआ तो लिखा है नो अदर मैन इन द सिटी, शहर का कोई भी आदमी नहीं है एज रिच एज, क्या होना चाहिए था? एज रिच एज, दोनों क्या होंगे? एज और एज होंगे। इसका मतलब कि ये है गलत। तो उस एज देन की जगह पर जहाँ एज मिल जाए वही ऑप्शन होगा, और पहले ही ऑप्शन में लिखा है एज रिच एज ही, ठीक है। यहाँ देखिए मोर रिचर, तो अब भैया मोर भी लगाओगे, रिचर भी लगाओगे, डबल सुपरफ्लूअस गलत हो जाएगा। सो मच रिच एज, तो जब सो लगा कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो सो मच के बाद रिच, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, कितना लगाएंगे? ठीक है, कंपेयर करने के लिए क्या लगता है? एज रिच एज, ठीक। ये देन गलत, आपका ऑप्शन क्या हुआ? ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने हो गए? 24। इसका मतलब ये क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलिए सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किसकी स्पेलिंग करेक्ट है? गिल्टी की स्पेलिंग गलत है। क्यों? इसमें डबल एल नहीं होता, सिंगल एल होता है। स्पेलिंग क्या होगा? GUILTY, सिंगल टी हो एल होता है, डबल एल नहीं होता, यानी गिल्टी गलत है। जेन्युइन की स्पेलिंग सही है। तो जब एक सही स्पेलिंग वाला हमें मिल गया तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन आप कहेंगे तो नीचे वाले काहे नहीं बताए? ठीक है भैया, मलाल मत करो, बता दे रहे हैं।
जनरल, तो जनरल में क्या होता है, आप लोग भी क्या सोच रहे होंगे, जनरल की स्पेलिंग क्या होती है, GENERAL। और जनरस की स्पेलिंग में क्या होती है, जनरस की स्पेलिंग होती है GENE। देखिए हमसे लिखते नहीं बन रहा है, उंगली में पसीना हो गया है और उंगली से इस पे लिखना है GENEROUS। इस राइटिंग पर मत जाना, समझ में आ गया तो बस हो गया काम। तो जनरस की स्पेलिंग ये होती है। तो देखो जनरस भी गलत, जनरल भी गलत, गिल्टी भी गलत, तो जाहिर सी बात है जेन्युइन सही है। ठीक है, आखिरी और 25वां क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, पंखा बंद किए हैं, पसीना बहुत हो रहा है, गर्मी लग रही है। इसमें पूछा क्या गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन बता के बहुत जल्दी से भाग जाएंगे। ये क्वेश्चन है 25वां, लिखा है रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, हर मर्ज की एक दवा। हर मर्ज की एक दवा क्या होती है, पेनेसिया। और जानना चाहते हैं क्या, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है, जो तबीयत खराब होने पे, वायरल इन्फेक्शन होने पे एंटीबायोटिक दी जाती है। और एंटीडोट क्या होता है, जहर वहर खा लिए हैं तो उसका एंटीडोट होता है। और पेटेंट मतलब कोई दवा किसी ने बनाई है, वो पेटेंट कराना चाहता है, हमारे सिवा और कोई नहीं होगा लेगा। जिसे प्रिंटिंग की दुनिया में कॉपीराइट होता है, उसे दवा की दुनिया में, प्रोडक्ट की दुनिया में पेटेंट किया जाता है। तो एक तरह का कॉपीराइट है, वो प्रोड्यूस करने का अधिकार होता है। फिलहाल हमारे लिए हर मर्ज की एक दवा कौन सी होती है, पेनेसिया। ठीक है, तो आपके ये 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आप लोग बताइएगा कि आपको डेली डिस्कशन चाहिए या फिर सप्ताह में 2 या 3। अब इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आप जानिएगा आप क्या डिसीजन हमारी टीम लेती है। ठीक है, तो चलिए ये 25 क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपको दूसरा डिस्कशन मिलेगा। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए, पेपर्स होने हैं। आप टाइम, पढ़ाई का टाइम मत बर्बाद करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, लॉकडाउन का पालन करिए, मास्क वास्क लगाइए भाई। ठीक है, घर से मत निकलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट।